इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जहां सुरक्षा बल ने आतंकियों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बल ने पुलवामा में एक कार में छिपाकर रखे गए आईडी का पता लगाकर उसे डिफ्यूज कर दिया है। कार में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था कि उसे डिफ्यूज करने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान जब सुरक्षा बल ने सुनसान इलाके में खड़ी कार को देखा तो जांच के लिए वहां पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल को अपनी ओर आता देखकर कार चला रहे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बल की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी कार छोड़कर वहां से भाग निकला। जब जवानों ने कार की जांच की तो पाया कि अंदर बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था। बताया गया कि जिस कार में विस्फोटक रखा था उस कार पर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार में विस्फोटक मिलने की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीर आप देख रहे हैं। जब इस आईडी को डिफ्यूज किया गया तो कितना बड़ा धमाका हुआ, कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुन चुनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको मौत के घाट उतार देंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने बड़ी आतंकवादी घटना को कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब डिफ्यूज किया गया था। आईडी 20 केजी आईडी रखा गया था। इस कार में सेंट्रो कार बताई जा रही है जिसके ऊपर 2 व्हीलर का नंबर लगाया गया था। यानी अगर ये कार पकड़ी जाती तो भी इसके बारे में किसी तरह की कोई डिटेल ना सुरक्षा बलों के हाथ लग सके, इसकी पूरी तैयारी थी। और बताया जा रहा है कि बिल्कुल वही साजिश, उसी तरीके को इख्तियार किया गया था जो पुलवामा अटैक के दौरान इख्तियार किया गया था आतंकियों की तरफ से। और जानकारी ये कि इस साजिश के पीछे, आपको बता दें, साजिश के पीछे जैश और लश्कर का हाथ बताया जा रहा है। लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको याद होगा हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को भी मौत के घाट उतार दिया गया था अभी हाल ही में। और माना जा रहा था कि रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हिजबुल की घाटी में कमर टूट गई थी और उसके बाद हाल फिलहाल में 2 और आतंकी मारे गए थे। हिज्ब के ही 2 आतंकी ढेर किए गए थे, जुनैद अहमद और तारिक अहमद। और साथ ही बारामूला से वसीम को जिंदा पकड़ा गया था। लगातार जिस तरीके के कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है, सेना की तरफ से की जा रही है आतंकियों के खिलाफ, उससे बौखलाया हिजबुल मुजाहिदीन लगातार साजिश का ताना बाना बुन रहा है। और बताया जा रहा है कि इसके पीछे भी हिजबुल मुजाहिदीन और साथ ही लश्कर का हाथ था। आपको बता दें, दरअसल एक कार के अंदर 20 केजी आईडी रखा गया था। सुरक्षा बलों ने जब इस कार की तलाशी के लिए आगे कदम बढ़ाए तो इस कार में मौजूद हिज्ब का आतंकी पहले तो फायरिंग करता है, उसके बाद जब उस पर जवाबी कार्रवाई होती है तो यहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन जब इस कार को तलाशा गया, जांचा गया तो इस कार से आईडी बरामद हुई, 20 केजी आईडी बरामद हुई। और उसके बाद सुरक्षा बल ने इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया। जब डिफ्यूज किया तो बड़ा धमाका हुआ और आसपास की जो इमारतें थी उनको भी खासा नुकसान पहुंचा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यह साजिश अंजाम दी जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। आपको यह भी बता दें कि डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल उसी तरीके की साजिश थी जो 2019 में पुलवामा अटैक के दौरान आतंकियों की तरफ से रची गई थी सीआरपीएफ पर हमले के लिए। उसमें भी एक कार का इस्तेमाल किया गया था और पूरी साजिश को अंजाम दिया था जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। तो एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया सुरक्षा बल ने। कार पर बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी और इस कार में 20 केजी आईडी बरामद हुआ जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि डीजीपी दिलबाग सिंह कह रहे हैं कि इसके पीछे हिज्ब और लश्कर का हाथ है और ये बिल्कुल वही उसी तरीके की साजिश थी जो पुलवामा अटैक के दौरान अंजाम दी गई थी।
देखिए, इसको पुलवामा 2 कहना गलत नहीं होगा। अगर ये इंसिडेंट हो जाता तो अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि कितनी बड़ी क्षति होती। जो फरवरी 2019 में जो पुलवामा 1 हुआ था, उसमें आदिल अहमद दार, जो कि जैश का टेररिस्ट था, उसने इसे व्हीकल बॉर्न आईडी के जरिए अंजाम दिया था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और आज भी जो कल शाम को, यानी बुधवार की शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच एक ज्वाइंट नाका लगाया हुआ था सीआरपीएफ, आर्मी और जेएनके पुलिस का। ये आयागुंड करके एक जगह है पुलवामा में, वहां पर लगा हुआ था। उसके बाद एक गाड़ी आती हुई नजर आई और जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो उससे फायरिंग हुई। वो सेंट्रो कार नाके को तोड़कर आगे बढ़ी। 200 मीटर जाने के बाद वो रुक गई। उसमें फर्जी नंबर प्लेट था और ये बाइक का नंबर था। बाइक का नंबर जो है कथुआ में रजिस्टर्ड बाइक का नंबर था, जो कि एक साहिल कुमार के आदमी के नाम से ये नंबर लिया गया था। तो ये फर्जी प्लेट था और पुलवामा 2 को अवॉर्ड किया गया है, एक बहुत बड़ी साजिश को, जिसको लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अंजाम देना चाहते थे, उसको जो है अवॉर्ड कर दिया गया है। बिल्कुल नीतीश, इस पर आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन क्यों बौखलाया हुआ है हिजबुल मुजाहिदीन? क्योंकि उसके रियाज नाइकू का खात्मा कर दिया गया, जुनैद तारिक अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया था सुरक्षा बल की तरफ से, इसलिए लगातार साजिश बुनने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इसमें दो मत नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस रफ्तार से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाई, उसमें कई कमांडर्स ऑलमोस्ट जो है वाइप आउट कर दिया। एक जो लास्ट सर्वाइविंग मिलिटेंट था कश्मीर घाटी में, जो चीफ ऑपरेशन कमांडर था रियाज नाइकू, उसको भी 6 मई को अवंतीपुरा में मार गिराया गया। जाहिर तौर से हित जो बौखलाया हुआ है, अपना प्रेजेंस दिखाना चाहता है और इस तरह की साजिशें जो है वो रच रहा है, इस तरह की साजिश रच रहा है। रिफत अब्दुल्ला भी नीतीश हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। रिफत, वहां से अब आपको क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से कि ये पुलवामा पार्ट 2 हो सकता था, जिसे नाकाम कर दिया गया। देखिए, जैसा पहले ही कहा कि धमाका बहुत ज्यादा सख्त था, यानी कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितना विस्फोटक था, इसमें कितनी बड़ी आईडी भरी हुई थी, या बाकी जो धमाका खेल मवाद है उसमें भरा गया था, ताकि अगर कहीं पे भी ये टारगेट पे लग जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो ये कहना बिल्कुल सही है उनका कि अगर ये कहीं पे भी इस्तेमाल की जाती ये गाड़ी इस धमाके के लिए, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, चाहे वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के हवाले से या किसी कॉन्वॉय को, चाहे वो आर्मी की हो, सीआरपीएफ की हो, क्योंकि इस पुलवामा एरिया से हाईवे भी गुजरता है। तो अगर हाईवे पे इसका इस्तेमाल होता, जिस तरीके से लेथपोरा पुलवामा अटैक हुआ, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और बहुत लोगों की जान जा सकती थी। रिफत, क्या कोई ऑपरेशन भी अभी सुरक्षा बल की तरफ से चलाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश बता रहे कि 8:30 से 9:30 कल का ये मामला है, जब ये सेंट्रो कार आगे बढ़ने की कोशिश करी थी, सुरक्षा बल और सुरक्षा बलों की तरफ से इसे रोकने की कोशिश हो रही थी। क्या आतंकी जो इसके अंदर सवार थे उनको तलाशने के लिए कोई ऑपरेशन भी सुरक्षा बल की तरफ से चलाया जा रहा है इस वक्त? देखिए, साउथ कश्मीर में लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, यानी कि इनपुट्स उनके पास थे, तो जाहिर सी बात है कि हर तरह से इसको ट्रैक किया जा रहा होता, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, जो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो सारे सुरक्षा बलों को अलर्ट पे रख दिया गया था। तो जो ही इस कार के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में पता चला, तो बताया जा रहा है कि उसके बाद चेज किया गया इस कार को और कहीं पे रोकने की भी कोशिश की गई थी इस कार को, जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो है इस कार को कहीं पे पार्किंग में देखा गया साइड में। तब से लगातार अब कोशिशें हो रही थी कि इसको अब डिस्पोज ऑफ किया जाए इस आईडी को, और आज अर्ली इन द मॉर्निंग इसका प्रोसेस शुरू किया गया, क्योंकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाना पड़ता है और बाकी जो तैयारियां करनी पड़ती हैं कि कोई एरिया में ना हो, कि कोई जानी नुकसान ना हो। तो उसके बाद जब पूरी तैयारी की गई और उसके बाद इस कार को उड़ा दिया गया। एक कंट्रोल्ड धमाका था और क्योंकि इसमें पहले ही धमाका था, तो उसको फिर फ्यूज किया गया और उससे इस चीज को डिफ्यूज किया गया बाद में। नीतीश, आयान गुंड जहां पर ये कार बरामद हुई है, जहां पर डिफ्यूज भी किया गया, आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है? जो आतंकी इसमें सवार था, तादाद को लेकर क्या पता चल पा रहा है? और अगर यहां से भागा है आतंकी, तो क्या आसपास के एरिया में ही होगा? उसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा होगा? नीतीश, देखिए, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये मैं जैसा बता रहा हूं, बुधवार की शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच की ये घटना है और
जो उसमें ड्राइवर था वो बताया जा रहा है कि उसको आइडेंटिफाई किया गया, वो हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट था जो ड्राइव कर रहा था। उसके साथ 2 से 3 लोगों के होने की संभावना थी और वो लोग डार्कनेस का, जो डार्क कवर था उसका फायदा, अंधेरे का फायदा उठाकर वो लोग जो है फरार हो गए। और पुलिस अभी जो है सीआरपीएफ और आर्मी के साथ मिलकर वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके। रिफत, 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, नीतीश इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की संभावना हो सकती है कि 2 से 3 आतंकी हो और वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। कोई भी मंसूबा अगर होता है तो उसके लिए ये तैयारी करते हैं, और अगर कहीं पे भी इसमें इतना सारा मवाद भरा होगा, बारूदी मवाद, तो वो भी देखा जाएगा कि कौन सा स्पॉट था और उसके पीछे कौन लोग थे, कहाँ से ये आईडी या एक्सप्लोसिव लाए गए और इसके पीछे कहाँ से तार जुड़े हुए थे, किसके इशारे पे किया गया और वो कहाँ पे धमाका करना चाह रहे थे या निशाना क्या था, ये अब सामने आएंगी ये बातें जांच में। जिस तरीके से नीतीश ने कहा कि अभी एनआईए के बारे में अभी ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के टच में है जम्मू कश्मीर पुलिस के। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस को लगता है कि एनआईए को बुलाने की जरूरत है तो शायद ये केस एनआईए को सौंपा जा सकता है, या एनआईए अगर इनिशिएट करे तो वो जे.एंड.के पुलिस को कह के इसमें उनकी मदद कर सकती है कि तहकीकात में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से यही है कि क्या पुलवामा 2 का एक कोशिश थी, तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता था, क्योंकि 20 kg के करीब बताया जा रहा है कि इसमें बारूदी मवाद भरा था जो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता था पूरे एरिया को, जहां पे भी ये टारगेट पे ये जो है धमाका हो जाता। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुन चुनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको मौत के घाट उतार देंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने बड़ी आतंकवादी घटना को कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है। 4-5 दिन से ये इंटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि यह आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। ये जो किया गया है ये कार्रवाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की गई है। जैसे ही वो गाड़ी निकली वहां से उसको रोका गया, लेकिन वो तोड़ के निकली सिक्योरिटी फोर्सेस के रोड ब्लॉक को, और इसको फायर ओपन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वो ड्राइवर जो था वो छोड़कर भाग गया। वो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का। ये साजिश तो बहुत बड़ी थी, उतनी बड़ी थी जितनी पुलवामा के समय हुई थी। उसमें तकरीबन आपको याद होगा सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, और एक कार के अंदर उस समय भी आरडीएक्स लोड किया हुआ था। तो सिक्योरिटी फोर्स को पुख्ता इंफॉर्मेशन थी और वो इस गाड़ी की तलाश थे पिछले 24 घंटे से कर रहे थे। और इन्होंने चेक पोस्ट के ऊपर जब इसको फ्लैग डाउन किया तो उसने एक्सेलरेट करके भागने की कोशिश की। तब फायर खोला गया जिससे ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन गाड़ी को अबेंडन कर गया। गाड़ी में 20 kg आरडीएक्स मिला है। ये 20 kg आरडीएक्स होता है, बहुत नुकसानदेह हो सकता था। अगर आप इस माफिक का 20 kg पार्लियामेंट हाउस में करे तो पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग उड़ जाएगी। मतलब इतना ज्यादा इसमें बर्बादी की शक्ति थी। तो वास्तव में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है किसी तरीके से बाज नहीं आएगा, और हमको कुछ और कदम जरूर उठाने की आवश्यकता है। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि कई दिन से इनपुट्स मिल रहे थे और उस इनपुट पर सुरक्षा बल काम कर रहे थे। नीतीश, यानी जिस तरीके से इतनी बड़ी साजिश को नाकाम वक्त रहते कर दिया गया, ये एक बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बल के लिए। जाहिर तौर से ये अगर ये ब्लास्ट हो जाता, व्हीकल बोर्न आईडी ब्लास्ट अगर ये होता, जिस तरह से आपने देखा जो पुलवामा फरवरी 2019 में हुआ था, उसमें हमारे 40 जवान जो है शहीद हो गए थे। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, कितनी बड़ी क्षति हो सकती थी।
जान माल का कितना बड़ा नुकसान। जाहिर तौर से एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। इंटेलिजेंस पर जो है पिछले 5-6 दिनों से इंटेलिजेंस था, उस पर वर्क किया जा रहा था, और कल जैसे ही सूचना मिली सुरक्षा बलों को, ज्वाइंट नाका लगाया गया आर्मी, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस का, और उसके बाद जब रोकने की कोशिश की गई तो आतंकवादी फायर करते हुए भागे। लेकिन उसके बाद जो किसी 200 मीटर आगे जाकर नाके से गाड़ी रुक गई, और अंधेरे का फायदा उठाकर बताया जा रहा है 3 लोग थे, जिसमें ड्राइवर भी था, हिजबुल का ड्राइवर था, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, वो भी अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गए। तो अभी ज्वाइंट सर्च चल रही है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। रिफत, जिस तरीके से नीतीश भी बता रहे हैं कि इनपुट के बाद ट्रैक करना, लगातार उस पर नजर बनाकर रखना बहुत मुश्किल भरा होता है, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते इस पूरी साजिश को नाकाम किया। अगर इनपुट्स भी हो और अगर हो कि वहां से कोई कार आने वाला तो बहुत। चलिए रिफत, आपके पास आएंगे। नीतीश, जरा ये समझाइए, क्योंकि जिस जगह पर ये कार थी जहां से आतंकी इसे निकलकर भागे, बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं गए होंगे। देखिए, अंधेरा था, हो सकता है कई चीज की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है किसी के घर में छुप गए हों, वहां जंगल भी था जो हाईवे के किनारे जो दिख रहा है, आप तस्वीरें देख रहे हो सकता है कि जंगल में कहीं और दूर हो, कोई हाइड आउट बना रखा हो उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के तहत, हाइड आउट में छिपे हों या किसी के घर में छिपे हों। कई तरह की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया था। तो आप बिल्कुल सही कर रही हैं कि ये ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उसी इलाके में, उसी दायरे में, 1-2 किलोमीटर के दायरे में वो छुपे हुए हों। इस बात की भी जो है ऐसा भी हो सकता है। तो जाहिर तौर से अब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इंटेल इनपुट पर लगातार काम कर रही है, टेक्निकल सर्विलांस का यूज किया जा रहा है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये उम्मीद है कि जल्दी इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत जल्द इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल सर्विलांस लगातार काम कर रहा है। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब इस आईडी को डिफ्यूज किया गया तो जहां एक तरफ बड़ा धमाका हुआ, कार के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं जो आसपास की इमारतें हैं उनमें भी खासा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि आईडी बताया जा रहा है कि 20 केजी आईडी इस कार के भीतर रखा गया था और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बल ने इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। डिफेंस एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं, डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से भी कहा गया कि इनपुट थे और उसके बाद लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा था और वक्त रहते इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से तो यहां तक कहा गया है कि ये पुलवामा पार्ट 2 हो सकता था, लेकिन इस साजिश को सुरक्षा बल ने वक्त रहते फेल कर दिया। तो आपको बता दें, कल 8:30 से 9:30 के बीच का यह मामला है, जब सेंट्रो कार जिसमें विस्फोटक रखा गया था आतंकियों की तरफ से, यह सेंट्रो कार आगे बढ़ रही थी और जो सुरक्षा बल थे नाकेबंदी पर, उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की, ओपन फायर भी किया, तो वहीं आतंकियों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकी वहां से भाग निकले। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि इसके पीछे हिज्ब और लश्कर का हाथ है। 2 से 3 आतंकी इस कार में हो सकते हैं। हालांकि अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इन आतंकियों को भी जल्द से जल्द तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन एक बड़ी साजिश, क्योंकि तरीका वही इख्तियार किया गया जो 2019 में पुलवामा अटैक के दौरान आतंकियों की तरफ से इख्तियार किया गया था। ये कार बॉम्ब था और तकरीबन जिस प्रकार पुलवामा की हरकत हुई थी वैसे हरकत करने का इनका इरादा था। लेकिन मुबारकबाद देना चाहूंगा खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के इंटेलिजेंस विंग को। उन्होंने 4-5 दिन पहले इसके बारे में खबर हासिल की थी और उसके बाद पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की टोलियां जो थी वो बांट गई थी इनको ट्रैक करने के लिए। और कल रात को जब इनको लगा कि ये फंस गए हैं तो ये कार को छोड़ के भाग गए। बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश जी, डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं, खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी ये कहा कि पुलवामा पार्ट 2 हो सकता था, लेकिन इसे वक्त रहते इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया गया। देखिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बधाई के पात्र हैं, जो बहुत बड़ा एक अंजाम हो सकता था उससे बहुत अच्छी तरह से निपटा, इसको पूरा खत्म कर दिया। और जो आतंकवादी है उनको भी समझ में आ रहा होगा कि सेना अलर्ट है, इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट है। तो पहली वाली बात नहीं है कि आप कुछ भी करिए और चले जाइए।
और कोई भी बचने वाला नहीं, इतना आसान नहीं रह गया। आप देख रहे हैं किस तरह से आतंकवादियों को मार गिरा रही है हमारी सेना, और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जो पाकिस्तान की साजिश है उसको ख़त्म करना, और पाकिस्तान को ये बताना कि ये जो इंस्ट्रूमेंट इसने आज तक इस्तेमाल किया था ये अब चलने वाला नहीं है, और हम सक्षम हैं आतंकवादियों से कैसे डील करना है। और जम्मू कश्मीर के युवा जो इस बात को रियलाइज़ कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि बंदूक उठाने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है उस प्रक्रिया में शामिल हों और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो बंदूक उठाएगा आज नहीं तो कल वो मारा ही जाएगा। और यही हमारी जो डिसिप्लिन है, हमारी डिटर्मिनेशन है, उसको दिखाती है। जम्मू कश्मीर में शांति को किस तरीके से भंग किया जाए उसकी कोशिश पिछले कुछ महीनों में लगातार अब जो आतंकी हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल भी इस पूरी साजिश को नाकाम कर रहे हैं। अब आपके पास आएंगे सुदेश जी, हमारे सहयोगी अमित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यहाँ पे एक ये सोची समझी साजिश थी और जैश और लश्कर का ये एक कंबाइंड एफर्ट था यहाँ पर। और फिलहाल एक बड़े एक मैसेज रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद एक बड़ा संदेश देना चाहते थे आतंकी, जिसके तहत इस साजिश का ताना बाना यहाँ पर बुना गया है। और यहाँ पर जो इसमें एक सोची समझी साजिश थी और बड़े एक जवाब देना चाहते थे, जिसको यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है। और फिलहाल अभी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और तह तक पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिरकार कितनी गहरी जड़ें थी यहाँ पर साजिश की। सुदेश वर्मा जी, जैसा कि अमित बता रहे हैं हमारे सहयोगी के रियाज नाइकू का खात्मा करने के बाद एक तरह से हिजबुल मुजाहिदीन की कमर तोड़ने का काम सुरक्षा बल और सेना ने किया था। अब क्या उसी की बौखलाहट है ये कि एक बार फिर अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है हिजबुल मुजाहिदीन? चलिए, सुदेश जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नीतीश, क्या ये अमित भी जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि रियाज नाइकू के बाद भी हिजब के 2 और आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था, एक जिंदा भी पकड़ा गया था। लगातार जिस तरीके की कार्रवाई सुरक्षा बल की तरफ से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के खिलाफ हो रही थी, क्या वो भी एक बौखलाहट है जिसके बाद लगातार हम पिछले कुछ महीनों में देखें तो हिजबुल मुजाहिदीन हर कोशिश करने की, हर आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, हालांकि हर उस साजिश को सुरक्षा बल की तरफ से नाकाम कर दिया गया? बिल्कुल, जो हिजब की जो टॉप लीडरशिप है, अगर आप बुरहान वानी से शुरू करें और रियाज नाइकू तक, ये सारे जो वाइप आउट हो चुकी है, बीच में समीर टाइगर हो या लश्कर तैयबा का अबू दुजाना हो, कयूम नजर हो, मोहम्मद कयूम नजर हो, ये सारे आतंकी जो टॉप जितने भी कमांडर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। अभी जो एक किश्तवाड़ एरिया में जो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट है जहांगीर सुरूरी, सिर्फ वो बचा हुआ है जिसको हम कहेंगे कि वो बुरहान वानी के समय का था, उससे पहले के समय का था। तो जाहिर तौर से अपने प्रेजेंस को शो करने के लिए कि नहीं हम जिंदा हैं घाटी में अभी भी, ये कुछ ना कुछ जो बौखलाहट में कुछ बड़ा काम, कुछ बड़ी अपना एक्शन करना चाहता था हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से। लेकिन तारीफ करनी होगी सुरक्षा एजेंसियों की, इंटेलिजेंस विंग की, जिसने कि एक मेजर ट्रेजेडी को अवॉइड किया है। ये व्हीकल बॉर्न आईडी, इसका ब्लास्ट का जो नमूना वो आप देख चुके हैं, जो फरवरी 2019 में जो पुलवामा 1 हुआ था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तो सोच सकते हैं कि 20 केजी आरडीएक्स कितना नुकसान पहुंचा सकता था। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, कितना नुकसान पहुंचा सकता था। डिफेंस एक्सपर्ट दानवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर सिंह जी, 20 केजी आरडीएक्स जिसको डिफ्यूज कर दिया गया, आईडी को, विस्फोटक को, लेकिन एक बड़ा नुकसान हो सकता था। इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि ये पुलवामा पार्ट 2 हो सकता था। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 केजी आरडीएक्स एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता था। और इसको मैं सिर्फ कश्मीर मात्र के संदर्भ में नहीं देखना चाहता हूँ। ये समय वो है जब चाइना और हिंदुस्तान के बीच में दोनों की फौजें जो है ईस्ट लद्दाख में आमने सामने खड़ी हैं। ये समय वो है जब नेपाल अपने नक्शे में तब्दीली करने की बातें कर रहा है। ये समय वो है जब पूरे देश में कोविड-19 से लड़ाई चल रही है
और ऐसे मौके पर अगर आप कश्मीर के अंदर पुलवामा 2 करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी चुनौती देश के शीर्ष नेताओं के लिए होगी, कितनी बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए होगी और कितनी बड़ी चुनौती आम आवाम के लिए पैदा होती। तो पाकिस्तान इससे बहुत बड़ा शिकार करने के मूड में था और पाकिस्तान की जो गंदी जो हरकत है, जो उसकी सोच है, वो कहीं ना कहीं सामने आ गई कि कैसे समय पर वो एक हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी चोट देने की फिराक में था, जो नाकामयाब हो गई है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही काबिल तारीफ है अपनी सुरक्षा बलों के लिए और खास तौर से इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है, हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कभी अप्रिय घटना होती है तो लोग इंटेलिजेंस एजेंसी से ही सवाल पूछते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी के सचेत रहते वो टलती हैं। तो मेरे ख्याल से इस समय इंटेलिजेंस एजेंसी और सुरक्षा बलों की पीठ थपथपानी पड़ेगी। पीठ थपथपानी पड़ेगी, लेकिन दानवीर सिंह जी, ये कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि लगातार ऑपरेशंस चलाकर सुरक्षा बल की तरफ से आतंकियों की कमर तोड़ने का काम तो चल रहा है, लेकिन इस पुलवामा 2 अटैक जो हो सकता था, जिसको नाकाम कर दिया गया, इसमें भी जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं आतंकी संगठनों के, उनकी जो एक्टिविटी है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनती हुई दिख रही है, उससे कैसे निपटे? देखिए, जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो आतंकवादी हैं, उनसे निपटने की सिलसिला तो जारी है ही है। अगर आप देखें तो किस प्रकार से तकरीबन 70 के करीब आतंकवादी इस साल अभी तक हमने ढेर कर दिए हैं और कितने ही ज्यादा हमने जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको जेलों में ठूस दिया है। तो वो कार्रवाई तो जारी है, लेकिन ये कार्रवाई और ये जो अभी ये जो कार्रवाई हुई है जिसमें इतनी बड़ी आईडी पकड़ी गई है, ये भी उसी कार्रवाई का एक हिस्सा है। इससे भी काफी सारा नेटवर्क जो है उजागर होगा, ओवरग्राउंड वर्कर नजर आएंगे, अंडरग्राउंड वर्कर नजर आएंगे और जो उनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है वो एक्सपोज होगा। तो ये कार्रवाई चल रही है, ये निरंतर चलते रहने वाली कार्रवाई। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते और बताते चल रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब एक कार से बरामद आईडी को, विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी ये कहा है कि पुलवामा 2 हो सकता था ये, लेकिन सुरक्षा बल ने वक्त रहते इसे नाकाम कर दिया। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कार में विस्फोटक बरामद हुआ। हालांकि जब इसे डिफ्यूज किया गया तो कार के परखच्चे उड़ गए, ब्लास्ट इतना ज्यादा था, आसपास की जो इमारतें थी उनको भी नुकसान पहुंचा। आपको यह भी बता दें कि जैश और लश्कर का हाथ इसे बताया जा रहा है, जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए को सौंपी जा सकती है। ये बिल्कुल वही तरीका था जो पुलवामा अटैक के दौरान 2019 में आतंकियों की तरफ से इख्तियार किया गया था और एक बार फिर उसी तरीके को इख्तियार करने की कोशिश। हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो डिफेंस एक्सपर्ट दानवीर सिंह भी बता रहे हैं कि एक तरफ चाइना खड़ा है, दूसरी तरफ कोरोना से हम देश के भीतर जूझ रहे हैं, उस तरफ नेपाल खड़ा है जो अपने नक्शे में तब्दीली की कोशिश कर रहा है। ये कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और आज जिस तरीके की साजिश को नाकाम किया गया, कैसे देखें? देखिए, इन्हीं सब की चुनौतियों का जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि पिछले अगर हम 2 महीनों का आंकड़ा देखें तो लगातार एक के बाद एक, चाहे सुरक्षा बलों के ऊपर हमला हो, चाहे फिर आईडी विस्फोट हो, हर तरीके की साजिश यहाँ पर रची जा रही है। जहाँ तक इस साजिश का सवाल है, एक और चीज़ बहुत अहम चीज़ है कि जब टॉप लीडरशिप हर आतंकी संगठन की यहाँ पर हटाई जा चुकी है, ओवरग्राउंड वर्कर जिनकी मदद से ये सामान लाया जाता है और जगह पर रखा जाता है, वो अभी भी सक्रिय है घाटी में।
और किस तरीके से जो नए आतंकी यहाँ पर उनका नेटवर्क बनकर उभरा है और ओवरग्राउंड वर्कर किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं, ये एक चुनौती होगी आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों के सामने, खुफिया एजेंसियों के सामने, कि इसको तोड़ा जाए। क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑपरेशन था कि इसको एक तरीके से नाकाम कर दिया गया इस साजिश को, लेकिन ये विस्फोटक पहुंचा कैसे, इकट्ठा कैसे किया और पूरा का पूरा एक यूनिट कैसे बनाया गया, इसकी तह तक भी अभी पहुंचने की जरूरत है और इस पर काम करना होगा। क्योंकि ये आने वाले दिनों में ये यही डिफाइन करेगा कि जो नई लीडरशिप है, नए आतंकी हैं, वो किस तरीके से किन लोगों के साथ अपने पूरे नेटवर्क को खड़ा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं खड़ा करने की। इस नेटवर्क तक पहुंचना, इस नेटवर्क को नाकाम करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। वो भी हम दानवीर सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के बीच नीतीश, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, जिस तरीके की साजिश हो सकती थी, लश्कर और हिज्ब बताया जा रहा है कि दोनों साथ में मिलकर के इस पूरी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, या इससे पहले भी साथ में मिलकर साजिशों को अंजाम देते रहे हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जहां भी जिस इलाके में जिसका स्ट्रांग होल्ड होता है, वहां पर वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराता है। ये आतंकी संगठन जो है कॉनिवेंस में मिलके ये काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई हिज्ब का इलाका है तो वहां पर हिज्ब लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराएगा, जैश वहां पर अटैक करेगा। अगर साउथ कश्मीर में देखिए, अगर पुलवामा जो साउथ कश्मीर में आता है, त्राल का इलाका है, कुलगाम का इलाका है, वहां पर जो आतंकी संगठन जैसे जैश स्ट्रांग है, लश्कर स्ट्रांग है, तो वहां पर अगर हिजबुल मुजाहिदीन अंजाम देना चाहता है तो वहां पर जैश और लश्कर जो वहां पर इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराएगा। तो ये पूरा कॉनाइवेंस में काम करते हैं। और अभी घाटी में लश्कर ने अपना एक नाम चेंज किया हुआ है, शैडो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहा है। एक नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उभर के सामने आया है, ये लश्कर ही है। इसका नाम द टेररिस्ट फ्रंट है, जिसने कि हंदवाड़ा में अटैक किया था, जिसमें हमारे 4-5 लोग जो है शहीद हुए थे, आर्मी के जवान शहीद हुए थे, उसमें एक कर्नल रैंक के ऑफिसर भी थे। तो जाहिर तौर से ये पूरी बौखलाहट है। और कॉनाइवेंस में अब अपने हाथ से कश्मीर में हालात लगातार बेहतर हो रहे थे। जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार जो है वहां पर ऑपरेशन चला रहे हैं, आतंकियों को मार रहे हैं, टॉप कमांडर्स को वाइप आउट किया जा रहा है, तो सारे आतंकी संगठन ऐसा लगता है मिलके और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। ये अब बताने के लिए कि घाटी में अब भी हम मौजूद हैं, अभी हम जिंदा हैं। दानवीर सिंह जी, अभी तक तो हालात सामान्य हो ही रहे थे कश्मीर में, लेकिन अब एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन अलग से सामने आ गया है। जितने छोटे छोटे जो संगठन है, सबने हाथ मिला लिया है और कोशिश यही कि किस तरीके से कश्मीर की शांति को भंग किया जाए। हाँ बिल्कुल, जो अभी मेरे से पहले बोल रहे थे अमित जी शायद, तो बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादी इस समय बहुत बैकफुट पे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि 70 के करीब आतंकवादी और 70 से शायद ज्यादा आतंकवादी हमने इस साल उनके ढेर कर दिए हैं और वो काफी बैकफुट पे थे। बड़ी टॉप लीडरशिप उनकी निकाली जा चुकी है। अभी रिसेंटली रियाज नायकू का मारा जाना और उस पे सैयद सलाहुद्दीन का हतोत्साहित होना, ये हम सबको मालूम है कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा था। और साथ ही पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उनका भी मनोबल इस विषय पे गिरा है। अभी 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने कहा कि जिस प्रकार से हमने कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया तो कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो ये सब जगह परेशानी थी और बैकफुट पे थे पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादी संगठन। और उसी के चलते उन्होंने ये एक बड़ी प्लान बनाई होगी कि इससे एक ऐसा मंजर बनाए कश्मीर घाटी में खून और कत्ल का कि उससे इनके मनोबल जो है दोबारा से उठ पाए और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए और हिंदुस्तान को ऐसे मौके पर कमजोर किया जाए जब हिंदुस्तान चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ है, चाहे जैसा कि मैंने बोला कि चाइना हो, नेपाल हो या हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 हो और राजनीतिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, ये सब हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं इस समय और उसी का फायदा उठाने की कोशिश करी थी शायद पाकिस्तान ने। ये चुनौती कितनी बड़ी है? सुदेश वर्मा जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट है दानवीर सिंह जी, तो जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तमाम चीजों को आपने बड़ी बारीकी से देखा होगा। अब ये कार जहां पर मिली है, आयान गुंड वो जगह बताई जा रही है जहां से ये आईडी बरामद हुआ, डिफ्यूज किया गया। अब
अब जो आतंकी इसमें सवार थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी इसमें सवार हो सकते हैं जो भाग गए अंधेरे का फायदा उठाकर। साजिश को तो नाकाम कर दिया, लेकिन अब उन आतंकियों तक पहुंचना कितना महत्वपूर्ण होगा? मेरे ख्याल से अब आतंकियों तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होगा, महत्वपूर्ण तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज का पहलू मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, आपने जो पहले शुरू में ओवरग्राउंड वर्कर की बात करी थी, देखिए ये जो पूरा जो तंत्र चलता है, इसका जो बेस है, बेस इसका इकोनॉमिक्स होता है, और इसके ऊपर जामा चढ़ाया जाता है इस्लामिक रेडिकलिज्म का, और वो सारे जो है उस चीज से तड़का लगाया जाता है, और जो लेकिन जो बेस है वो इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल है। तो कोई भी व्यक्ति कश्मीर घाटी में, मेरा बहुत अनुभव है, बगैर पैसे के कोई काम नहीं करता, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो, चाहे आपका खुद का इन्फॉर्मर हो, और कितना बड़ा आपका हितैषी और दोस्त बनता हो, बगैर पैसे के कोई काम नहीं करता। और मेरा एक और तजुर्बा है कि जब पाकिस्तानी आतंकवादी उस किसी इलाके में हो, तो वहां पे उसकी खबर देने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर प्रतिस्पर्धा रहती है इन्फॉर्मेंट्स में, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी राशि रकम मिलती है। तो वहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और जिहाद और ये सब कहानियां सब खत्म हो जाती हैं, और उसका कोई मायने नहीं रहता। तो ये चीजें बहुत समझना बहुत जरूरी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वहां जो लोग हैं उनको पैसे देकर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व किया जा रहा है? 100%। तो एक बड़ी चुनौती ये होती है सुरक्षा बलों के लिए कि जो मनी चेन है, मनी चेन को उजागर किया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। और मेरे ख्याल से पिछले 2-4 साल में हमने काफी तरक्की करी है, लेकिन अभी बहुत करने बाकी है। ये जो इंसिडेंट है, इससे पता चल रहा है कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है, अभी इसको टैकल करना बाकी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको टैकल करना बाकी। कितनी बड़ी चुनौती है सुदेश वर्मा जी, जिस तरह से बता रहे हैं दानवीर सिंह जी के वहां के जो लोकल लोग हैं, पैसे देकर उनको इन्वॉल्व करने की, यानी उनको बरगलाने की, गुमराह करने की कोशिश, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश बिना स्थानीय लोगों की मदद के, इन्वॉल्वमेंट के संभव नहीं हो सकती। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है आज ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहाँ से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बहाल हो। आपने देखा किस तरह से पंचायत काम करने लगे हैं, लोग एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं, एक एस्पिरेशन है यूथ का भी जो सामने आ रहा है। लेकिन ये जो भटके हुए युवा हैं जिन्होंने बंदूक उठा लिया ये सोच के कहीं से जिहाद हो जाएगा या जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा, ये सोच को ख़त्म करना होगा। इन्हें भी समझना चाहिए कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक बहुत डिटरमिन आर्मी जो है भारत की, वहाँ पर चौकन्ना है। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से अभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्योंकि अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया। और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा, और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीडी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताइए। जैसा कि हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कामयाबी मिली।
तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया, और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है HM के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि ये जैसे पुलवामा में वो अटैक हुआ था CRPF के, उसी तरह से ये अटैक भी होने वाला था? बिल्कुल, ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। और क्या कहना है अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला है? बिल्कुल, हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है, लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। गाड़ी का जो ओनर है उसके बारे में कुछ पता चला कि ये 2 व्हीलर का नंबर है और कुछ? हाँ चला है, लेकिन हम लोग आप लोग से भी शेयर नहीं करेंगे, और 33 करोड़ आगे जारी रख रहे हैं इसको। थैंक यू। दानवीर सिंह जी, आपके पास 40 से 45 kg बता रहे हैं IG जम्मू कश्मीर, कह रहे हैं कि 40 से 45 kg विस्फोटक था गाड़ी के भीतर। क्या पुलवामा से भी बड़ा हो सकता था ये अटैक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 40 से 45 किलो RDX, ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है, बहुत बड़ी मात्रा होती है। ये RDX जो है ये तो ग्राम और ग्रामों में इस्तेमाल होता है, और अगर आप सोचिए कि 45 किलो का RDX होगा तो कितना बड़ा धमाका हो सकता था और कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। और जाहिर सी बात है इसका टारगेट कोई फौजी कैंप होता या कोई कॉन्वॉय होती। कहा उन्होंने, IG ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ही टारगेट करना उनका मकसद होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो लोकल आदमी की मौत होती इतनी तादाद में, तो वो उल्टा पड़ जाता। तो वो तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना था उनका काम, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि वो हिंदुस्तान को किस प्रकार से पाकिस्तान उकसाना चाहता था कि हिंदुस्तान जो है कोई इस प्रकार की कार्रवाई POK में करे, तो उसको जैसे हम लोग कहते हैं कि लोअरिंग द एनिमी टुवर्ड्स यू, तो उस टाइप की भी कुछ ऐसी चीज ऐसी लगती है सुनने में। अदरवाइज इतना बड़ा धमाका, इतनी बड़ी प्लानिंग का कोई और औचित्य बनता नहीं है। नीतीश, 4 या 5 दिन, क्योंकि अलर्ट 4 या 5 दिन का कहा जा रहा है कि 4 या 5 दिन से इनपुट्स थे, लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग 4 या 5 दिन में तो नहीं की गई होगी नीतीश? देखिए इनपुट्स जो है वो लास्ट मोमेंट में मिला होगा, लेकिन 4-5 दिन का पीरियड भी तैयारी करने के लिए, अवॉइड करने के लिए काफी होता है। प्लानिंग जाहिर तौर से काफी दिनों से चल रही होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सरहद पार से इंस्ट्रक्शंस आया होगा। बेसिकली अगर जैश की बात करें और लश्कर की बात करें तो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल ओरिजिन नहीं है। हालांकि अब लोकल लोग भी उसमें शामिल होने वाले लगे हैं, लेकिन इन दोनों का ओरिजिन जो है पाकिस्तान में है। हाफिज सईद जो है लश्कर को डील करता है, और मौलाना मसूद अजहर जैसे मोहम्मद को, और यहाँ पर जो है उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट जो प्रोवाइड कराया जाता है, या तो मतलब हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए या कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनका उस एरिया में है। तो जाहिर तौर से काफी दिन से ये प्लानिंग चल रही होगी, और अब एग्जीक्यूट करने का समय आया होगा। उसके 5 दिनों के पहले इंटेलिजेंस विभाग को ये सूचना मिल गई, और उसके बाद इसी वजह से ज्वाइंट नाका लगाया गया था कि किसमें जो एक्सप्लोसिव आ रहा है, सेंट्रो कार में एक्सप्लोसिव आ रहा है, इस नाके से गुजरेगी। तो जाहिर तौर से एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी ट्रेजेडी को, बड़े ब्लास्ट को अवॉइड किया गया जो पुलवामा से बड़ा हो सकता है। अभी IG विजय कुमार को हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि 40 से 45 के जो RDX हो सकता था। अमित, जम्मू कश्मीर IG विजय कुमार की तरफ से कहा गया कि 40 से 45 kg। दानवीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, बहुत बड़ा अटैक हो सकता था अगर ये सफल हो जाता। और कहा यह भी गया है IG की तरफ से कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस बार भी निशाना होते।
देखिए, ठीक जिस तरीके से पुलवामा पार्ट 1 प्लान किया गया था, अब आईजी के इस बयान के बाद ये चीज़ साफ हो रही है कि हूबहू पुलवामा हमले की तरह, पार्ट 1 अटैक की तरह ये पुलवामा पार्ट 2 था, क्योंकि उस हमले में भी जो विस्फोटक का इस्तेमाल था वो था 30 से 45 किलो के बीच में विस्फोटक था। आज भी जब ये आधिकारिक रूप से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि करीब 40 से 45 किलो विस्फोटक हो सकता है जिसमें आरडीएक्स की संभावना है, तो हूबहू ये चौथा ऐसा अहम पॉइंट है जिसमें ये सिमिलरिटी आती है पुलवामा पार्ट 1 हमले की। बाकी के 3 जो पॉइंट है वो है कार में ही विस्फोटक रखा गया था, एक डिवाइस बनाई गई थी, पूरा कनेक्शन किया गया था, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इस व्हीकल को यहाँ पर लाया गया था। लेकिन इस बार यहाँ पर अगर इस पूरी की पूरी साजिश को सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां नाकाम कर देती हैं, तो ये जीता जागता यहाँ पर सबूत है कि वो अब अलर्ट यहाँ पर है और जो भी आतंकियों की गतिविधियां हैं, प्लानिंग है, उसकी जानकारी उनको यहाँ पर पहले मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये आईडी हमले को यहाँ पर नाकाम हुए हैं, उससे पहले रियाज नाइकू मारा जाता है, उसके बाद एक और आतंकी मारा जाता है, तो जगह जगह अगर ये साजिश रची जा रही है ठीक अपने पुराने अंदाज में, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां मुस्तैद हैं, तैनात हैं। सुदेश वर्मा जी, पुलवामा अटैक हुआ, लेकिन अब पुलवामा पार्ट 2, जैसा कि डीजीपी दिलबाग सिंह कह रहे हैं कि पुलवामा 2 अटैक हो सकता था। आईजी बता रहे हैं कि 40 से 45 केजी विस्फोटक था ये जो गाड़ी से बरामद हुआ, और इतनी ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक पुलवामा अटैक के दौरान भी बरामद हुआ था, जिसका इस्तेमाल किया गया था हमले को अंजाम देने में। तो ये इस बार अलर्ट होकर वक्त रहते साजिश को नाकाम कर दिया गया, यानी पहले तो अटैक हुआ, लेकिन इस बार और मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं। ये बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने काम किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब लोकल पुलिस इफेक्टिवली काम करने लगेगी तो आप ये मान के चलिए कोई भी आतंकवादी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही हुआ था पंजाब में, जब पंजाब पुलिस उठ खड़ी हुई, इंटेलिजेंस नेटवर्क के स्ट्रॉन्ग हो गए, तो वहाँ से जो खालिस्तान मूवमेंट था खत्म हुआ, आपको याद होगा। वही अब कश्मीर में होने वाला है, क्योंकि लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रहा है। इसका मतलब कि वो अपने नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर चुके हैं और ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। बाकी तो हमारी सेना, सीआरपीएफ के लोग हैं ही, लेकिन लोकल पुलिस जब लड़ाई लड़ती है आगे बढ़कर, तो कोई भी जो लोकल आतंकवादी हो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें टोपोग्राफी के बारे में मालूम होता है, उसी गांव से आते हैं पुलिस के वाले लोग, और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जरा ये बताइए कि कितना और वक्त लग सकता है, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे के करीब वक्त लग सकता है उन आतंकियों तक पहुंचने में। देखिए, ये तो अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस जो है वो चल रहा है, और कितना वक्त लगता है इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहाँ छुपे हुए हैं, लोकेशन ट्रैक की जा रही है, पूरा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ही जो है वहां पर जाकर उस एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश की जाएगी, आतंकियों को पकड़ा जाएगा। तो पूरी अभी कुछ कहा नहीं सकता है, 24 घंटे लगेंगे, 48 घंटे लगेंगे, 72 घंटे लगेंगे। तो जाहिर तौर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, टेक्निकल सर्विलेंस, ये सारी ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पुलिस को, जो सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इनको नैब कर लिया जाएगा। वैसे भी ये तो कल की घटना की बात है कर रहे हैं, वैसे भी जो नया कमांडर अगर आप देखें घाटी में कोई भी बनता है तो कहा जाता है कि कश्मीर घाटी में कोई नया कमांडर ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक सर्वाइव कर सकता है अगर कोई बनता है। तो जाहिर तौर से अभी जिस तरह से ऑपरेशंस लगातार घाटी में चला रही है पुलिस, बड़े बड़े कमांडर्स मारे जा रहे हैं। अभी जो है अंसार गजवातुल हिंद का जो कमांडर था आदिल वानी, वो मारा गया 2 दिन पहले, उसके पहले रियाज नाइकू मारा गया था। तो जाहिर तौर से पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए, सुरक्षा बलों को इनको भी नैब करने में या इनको भी पकड़ने में। अब नीतीश, लेकिन एक बड़ी और समस्या का आपने जिक्र किया। अमित, नीतीश जिस तरीके से बता रहे कि पहले तो उस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा, उन आतंकियों तक पहुंचेंगे सैनिटाइज। ये एक और बड़ी समस्या है कि जहां एक तरफ इस तरह के हमलों की साजिश आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बुनी जा रही है, वहीं कोरोना भेजने की भी आतंकियों के जरिए फिराक में है पाकिस्तान, वो भी एक बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल, और इसी साजिश के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीतीश बता रहे थे कि अब पुलिस को सीधा इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हो चुका है। पहले वो टिप ऑफ पे काम करते थे, लेकिन अब उनको जो जानकारी है पहले से ही उनको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है। और जब कोरोना की जहाँ तक बात है तो दोहरी चाल यहाँ पर सीमा पार से की जा रही है। पहला कि जान रहे हैं ये पाकिस्तान के लोग कि कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षा बल तैनात है, उन पर हमला
हमला किया जाए, संवेदनशील जगहों पे हमला किया जाए। दूसरा ये भी देखा गया है कि सीमा पार से कोरोना संक्रमित जो आतंकी हैं उनको यहाँ पर भेजने की कोशिश की जा रही है और घाटी के अंदरूनी इलाकों में यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पर काम चल रहा है, इस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इतना तय है कि इस परिस्थिति का, इस संवेदनशील परिस्थिति का सीमा पार से फायदा उठाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन अब उससे मुकाबला करने के लिए एक मजबूत नेटवर्क है और उसका जो एग्जाम्पल है, ये जो ऑपरेशन है पिछले 2 महीने में करीब 4 से 5 अहम ऑपरेशन हुए हैं, ये उसके एग्जाम्पल है। बिल्कुल, ये इसके एग्जाम्पल है। नीतीश, जरा बताइए, वही सवाल जो दानवीर सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे उनसे पूछा कि अब इन आतंकियों का पकड़ा जाना, अगर 2 से 3 आतंकी थे या एक आतंकी भी था इस गाड़ी के अंदर सवार, तो अब इस आतंकी का पकड़ा जाना कितना महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि कम से कम ये पता चलेगा कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स थे या कुछ लोकल लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था। देखिए, साजिश की जड़ें बेहद गहरी हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। और ये एक दिन में, जैसा आपने सवाल भी पूछा था, एक दिन में इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं हो सकती है। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल, जैसे आपको याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था पहला फरवरी 2019 में, उसमें मारुति इको कार का इस्तेमाल किया गया था। इस बार जो है सेंट्रो। बिल्कुल नीतीश, तो ये तस्वीर एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा दे किस तरीके से डिफ्यूज किया गया था आईडी को।